आज के इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइनिंग सेरेमनी में मंच पर उपस्थित हमारे उड़ीसा के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता श्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे भारत सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारे वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री श्री जुएल ओरांव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कनकवर्धन सिंह जी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री मुकेश महालिंग जी, हमारे उड़ीसा के हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा के मनोज आहूजा जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मैडम चैंगसन जी, हमारे उड़ीसा और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे मित्र और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आज इस एमओयू के साइनिंग पर आप सब लोग लोहड़ी के मकर संक्रांति के अवसर पर एकत्र आए हैं, तो सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग आज ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ गोबंधु आरोग्य योजना को जोड़ते हुए आज इस नए कार्यक्रम को उड़ीसा के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ साथियों ने इसकी डिटेल्स पर, इसकी बारीकियों पर प्रकाश भी डाला है और उसके साथ साथ हमारा मार्गदर्शन भी किया है कि किस तरीके से ये जन आरोग्य योजना के तहत उड़ीसा के साधारण मानस को, साधारण व्यक्ति को किस तरीके से इसका लाभ पहुंचने वाला है। इसलिए ये ऐतिहासिक पल है जब उड़ीसा भी इसमें जुड़ रहा है। मैं मोहन चरण मांझी जी को, उनके नेतृत्व को और हमारे स्वास्थ्य विभाग को, जिन्होंने पिछले 6-7 महीने में पूरी बारीकियों को स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे और आप भी आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, बाकी सारे विषयों के बारे में बहुत डिटेल में हमारे वक्ताओं ने आपसे चर्चा की है। मेरे मन में सिर्फ ये साइनिंग का ओकेजन का उपयोग करते हुए किस तरीके से भारत में स्वास्थ्य के दृष्टि से परिवर्तन आया है और किस तरीके से पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, ये किस तरीके से परिवर्तन लाती है, इसको आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि होता क्या है कि हम आगे देखते हैं, पीछे भूल जाते हैं। अब आज से उत्तरायण शुरू होता है, लंबी रातें समाप्त होंगी, उजाला भी आएगा, उष्णा भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी। लेकिन ये उष्णा को अगर याद रखना है तो वो ठंडी रातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब उस उष्णा का मजा आता है। इसलिए डार्क डेज हैज टू बी रिमेंबर्ड इफ यू वांट टू रिजॉयस द ब्राइटर डेज, देन ओनली यू कैन रिजॉयस। अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं सिर्फ 2015 में 2015 में मुझे बतौर स्वास्थ्य मंत्री जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षता करने के लिए जाने का सौभाग्य मिला। जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो वहां चर्चा थी यूएचसी की, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, और वो एक तरीके से विकास का पर्यायवाची था, सिनोनिम था। वो एक तरीके से प्रोग्रेसिव होने का एक स्लोगन था। और ये ठीक है कि इंडिया की टर्न थी चेयर करने की, तो यूएचसी की मीटिंग को भी भारत ने चेयर किया।
लेकिन मेरे मन में उस समय प्रश्न था कि क्या भारत कभी यूएचसी की तरफ आगे बढ़ सकता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा सकता है क्या? यहां जब मैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा शुरू की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष विषयों के बारे में रखा, तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नड्डा कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि मैं जो आइडिया लेकर के गया था वो उनके दायरे में छोटा था और था भी सच में छोटा। और फिर हम लोगों ने आयुष्मान भारत पर काम करना शुरू किया और आज मुझे आपसे खुशी होती बताते हुए कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत पर 9 महीने के अंदर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज दिया और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हेल्थ कवरेज। It is the world's largest health coverage and it is the fastest health coverage. 9 महीने के अंदर and totally digitized, totally digital, कहीं कोई कैश पेमेंट नहीं। ये छोटी घटना नहीं है, ये भारत को डिजिटल वर्ल्ड में एक अपना स्थान देता है। और देखिए साइज को आप समझिए, 140 करोड़ लोगों में 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, 55 करोड़ पीपल, और बाद में उसमें ऐड हो गए हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे आशा वर्कर्स, 36 लाख फैमिलीज वो जुड़ी। और अभी अभी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोग जुड़े, यानी 61 करोड़ पीपल। That means 45% of Indian population is now covered under Ayushman Bharat, which is the world's largest and the fastest जो हमने हेल्थ कवरेज को देने का प्रयास किया है, उसको हमको समझना चाहिए। आपको यह भी जानकर खुशी होगी, इसलिए क्योंकि कभी कोई सोचता नहीं था। आप देखिए 2018 के पहले किसी गरीब की बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता था? मतलब यह होता था कि बूढ़े को रहने दो, बुजुर्ग को रहने दो, बच्चे की पढ़ाई समाप्त हो जाएगी, बच्चे की तरफ देखो। और बुजुर्ग भी इस बात से संतुष्ट हो जाता था कि मैं तो जिंदगी जी चुका हूं, अब तो इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आज वो एम्पावर्ड हुए हैं, यह परिवर्तन आया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहां आपसे बताना चाहूंगा कि 8 करोड़ 19 लाख हॉस्पिटल एडमिशंस हुए हैं सिंस द इंसेप्शन 2018 से। 8 करोड़, यानी ये 8 करोड़ लोग कभी हॉस्पिटल का दरवाजा नहीं खटखटाते थे, सिर्फ हॉस्पिटल का बिल देख करके या उसकी जो एस्टिमेट्स बनते थे उसको देख करके घर वापस लौट जाते थे। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 1.13 लाख करोड़ have been spent for the marginal section of the society under आयुष्मान भारत। इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए और इससे मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कितना एम्पावर्ड हुआ है, कितनी ताकत मिली है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं, अभी ये जो वर्ल्ड्स recognized and acclaimed health journal है लैंसेट, उसके जो साउथ ईस्ट एशिया की स्टडी है उसमें बताते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स में एक्सेस जो अनरोल्ड हैं उसमें 33% का इंक्रीज हुआ है। और जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर है यानी जो आयुष्मान भारत है उसमें अर्ली डिटेक्शन 90% हुआ है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये 90% वो लोग हैं जो कभी हॉस्पिटल जाकर के कैंसर का इलाज करने का सपना भी नहीं देखते थे, उन लोगों को आज अर्ली डिटेक्शन कैंसर का मिल रहा है। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में भी महिलाओं में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, सिर्फ क्योंकि वो उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज मिल रही है। ऑन्कोलॉजी में 58%, ऑप्थेल्मोलॉजी में 51%, ये हॉस्पिटल एडमिशंस हुई हैं और ये हम लोगों को फैसिलिटी मिली है जो महिलाओं ने इसका उपयोग किया है। ये सब तो हम जानते हैं कि लगभग 2000 प्रोसीजर्स
और इस आयुष्मान भारत के तहत कवर हुए हैं और 27 मेडिकल स्पेशलिटीज में ये कवर हुए हैं। कोई भी बड़ा ऑपरेशन उठा लीजिए, नी रिप्लेसमेंट से बाईपास से लेकर के सब कुछ, ऑल आर कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि इसका इकोनॉमिक्स में क्या असर पड़ा है। इसका इकोनॉमी में ये असर पड़ा है आयुष्मान भारत का कि जो हमारे माइक्रो फाइनेंसिंग होती थी उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनते थे उनकी संख्या घट गई है और क्रेडिट्स को लोगों ने वापस देने की सामर्थ्य बन पाया है। दिस इज बिकॉज द हेल्थ कवरेज हैज टेकन प्लेस। उसका एक वन एस्पेक्ट हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हॉस्पिटल के ग्रोथ में भी, हॉस्पिटल के एडमिशंस में भी ग्रोथ में इजाफा हुआ है। अगर मैं एक सिर्फ एग्जांपल उठाऊं मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट का, तो वहां हॉस्पिटल एडमिशन वाज 7,318 in 18-19 and now the hospital admission is 2,24,000 in 24-25 which is 30 times more hospital admission। अब ये बीमारी बढ़ी है ऐसा नहीं है, बीमारी का इलाज करने का सामर्थ्य बढ़ा है और इस कारण से हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ा है। क्योंकि हॉस्पिटल में जाने से डरते थे, वो लोगों को आज जाने का मौका मिला है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है वो जो अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना को जो प्रारंभ किया, एनीबडी ऑफ एनी एज, ऑफ एनी जेंडर, ऑफ एनी कास्ट, ऑफ एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ऑफ एनी सोशल स्टेटस, उसको 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसका व्यवस्था की गई है, इसको हमको, और इसमें लगभग 6 करोड़ लोग हैं। और इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में अगर कोई फैमिली है, ओवर एंड अबव, इफ देयर इज एनीबडी अबव द एज ऑफ 70, ही और शी विल बी गेटिंग another 5 lakh for her health coverage, for his health coverage। इसको हमको समझना है। तो इस तरीके से इसको जोड़ने का प्रयास हुआ है। आपके सामने मैं कुछ एक स्टैटिस्टिक्स ये भी रखना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर और बीजापुर जैसे एरिया में जहां नक्सलिज्म के बारे में चर्चा होती है, वहां भी हॉस्पिटल एडमिशन 4.3% हमारा इंक्रीज हुआ है। यानी वहां भी मेडिकल फैसिलिटीज को पहुंचाने का प्रयास हुआ है। और ये जो हमारे गोप बंधु जन आरोग्य योजना है, इसमें जहां आप 1,03,00,000 लोगों को कवर कर रहे थे, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब 67.8 लाख पीपल विल बी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक केयर और उनके हेल्थ कवरेज के माध्यम से आपको लाभ मिलने वाला है, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, ये सारी बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि एक तरफ मैंने आपको थोड़ा अंधकार दिखाया जहां पॉलिसी पैरालिसिस था, और एक तरफ मैंने आपको पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन दिखाया। और पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन के कारण किस तरीके से इंडिकेटर्स चेंज होते हैं वो हमने आपको आपके सामने रखा है। मैं फिर से मोहन जी को बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उड़ीसा पर भी लंबे समय तक ग्रहण लगा हुआ था, वो भी थोड़ा तकलीफ में था। हम जाते थे, हम बोलते थे भाई आयुष्मान भारत का उपयोग करो। आपके यहां से बड़ी संख्या में लोग देश भर में, दुनिया भर में काम करने जाते हैं, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से लोगों के विषयों को गौण रखना, उनको इग्नोर करना और अपने ईगो को ऊपर रखना, ये इसका कारण बनता है। और जिद में, सिर्फ जिद में पॉलिटिकल ईगो, कैसे कैसे फैसले हो जाते हैं और कैसे कैसे लोग अड़ जाते हैं। मैं बार बार जाता था, आप हमारे कनक देव सिंह जी को याद होगा, हमारे जुएल जी को याद होगा, धर्मेंद्र जी आपके साथ मैं बुलंगीर गया था, आपके साथ मैं बालेश्वर गया था। हम बार बार जाकर के बोलते थे हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपको दिए, हमने ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको दिया, हमने आपको सैटेलाइट सेंटर दिया। वी आर देयर टू हेल्प, वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन वो हठ योग ने उड़ीसा को लंबे समय तक वंचित रखा। आज जब उत्तरायण का प्रारंभ हो रहा है तो शायद उड़ीसा में भी उत्तरायण से हम आगे बढ़ रहे हैं
और हम आज उस पल पर पहुंच चुके हैं जहां कि हम विकास के दृष्टि से मुख्य धारा में उड़ीसा को ला सकेंगे। और इस दृष्टि से, और जो जोयल साहब ने कहा कि एमसीसी लग गया, तो मुझे लगता है कि समय पर उड़ीसा को समझ में आया है, दूर वो भी नहीं है जब दिल्ली भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आगे हम इसको बढ़ाएंगे। आप सब लोग इस ऐतिहासिक घड़ी में शामिल हुए हैं। कैसे छोटी घटना और कैसे राजनीतिक विषयों पर नीतिगत फैसलों में किस तरीके से जब कोई चीज अड़ जाती है तो कितने दूरगामी प्रभाव वो छोड़ती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और आज अगर सही फैसला उड़ीसा के लोगों ने लिया तो सही फैसला आगे मांझी जी ने भी लिया, और मांझी जी के माध्यम से 4.5 करोड़ की हमारे उड़ीसा की जनता को आज इसका लाभ मिलने वाला है। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं और आप सबसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि हमेशा अंधकार और उजाले का अंतर स्पष्ट रखिए, क्योंकि अगर वह स्पष्ट नहीं रहेगा, मेरा इशारा ही है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन अगर यह स्पष्ट नहीं रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि फिर देयर इज ए ग्रे एरिया, and that gray area is always very, very problematic. So we should be very clear, crystal clear, between day and night, between light and darkness, and between development and status quo. I feel that you will certainly go forward in that direction, and this is a historical day. मैं फिर से सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।